नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है वैसे इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को जयशंकर और तेज बहादुर के सहयोग से किया गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था और भारतीयों को नमक बनाने की क्या कर दी गई थी, अधिकार दे दिया गया था। उसी तरह से देखते हैं गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को इरविन को महात्मा गांधी का कहा था। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन 31 19 दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 ईस्वी को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता इसे कराची अधिवेशन 1931 के तहत स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 सितंबर 1931 ईस्वी को से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। दूसरा इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और अंग्रेजों की तरफ से इस सम्मेलन को गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। राजपुताना नामक जहाज से कहाँ गए थे, लंदन गए थे। किंग्स हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे, तो किंग्स हॉल में ठहरे थे। आगे देखते हैं दोस्तों, यह सम्मेलन सांप्रदायिक कारण से पूर्णतः असफल रहा, क्योंकि गांधी जी सम्मेलन छोड़कर भारत आ गए। क्या हो गया, भारत आ गए, जिसमें गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। इस तरह से 4 जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी को कानूनी संस्था का घोषित कर दिया। यानी 4 अगस्त 1932 ईस्वी को कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस को क्या कर लिया गया था, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं सांप्रदायिक चंपाट जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे कम्युनियल अवार्ड कहा जाता है। अगस्त घोषणा क्या हो जाता है, अगस्त घोषणा कहा जाता है सांप्रदायिक पंचायत को। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, 1932 ईस्वी में आया था। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, 1932 ईस्वी में आया था। इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। कब आया था सांप्रदायिक पंचायत, तो 1932 ईस्वी में आया था। उसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। ये कम्युनिस्ट अवार्ड भी कहा जाता है। इसे कम्युनिस्ट अवार्ड भी कहा जाता है, तो याद करिए। तो इसे कम्युनिस्ट अवार्ड भी कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री को मैकडॉल्टन ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मैकडॉल्टन ने क्या किया था, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। उसके बाद देखिए, सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, 1932 ईस्वी में आया था। और इसे जो अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अगस्त घोषणा कहा जाता है। अवार्ड भी कहा जाता है। इस तरह से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सांप्रदायिक घोषणा को पंचायत घोषणा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये सांप्रदायिक घोषणा कहा जाता है। इसके तहत वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लगाया गया। इसके तहत वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लगाया गया। आगे देखते हैं। उसके बाद गांधी जी का तो पूरा विरोध किस और पुणे जेल में अनशन पर बैठ गया था। गांधी ने इसका पूरा विरोध किया था और इसे पुणे जेल में अनशन पर बैठ गया था। मदन मोहन मालवीय, गोपालचारी एवं राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से भीमराव अंबेडकर की जयंती से पुणे में सीट मिले। कहता है, मदन मोहन मालवीय, गोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से भीमराव अंबेडकर गांधी जी से पुणे में मिले। कब मिले थे, भीमराव अंबेडकर से कब मिले थे, तो पुणे में मिले थे 1932। चलिए आगे देखते हैं। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, पूना समझौता या पूना पैक्ट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद 26 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर के बीच और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, उसे पुना समझौता कहा जाता है। पुना समझौता के तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को 18% आरक्षण तथा राज्य विधानमंडल में जो है 71 के जगह 147 सीट पर आरक्षित कर दिया गया। 147 सीट पर क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। किन के बीच समझौता हुआ, तो ये किन के बीच समझौता तो हुआ, ये हुआ था केंद्रीय और विधानमंडल के बीच समझौता हुआ था। यहाँ दलितों को 80% आरक्षण तथा राज्यों के विधानमंडल में 71% जगह पर सीटों का आरक्षण दे दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कब हुआ था, तो कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था जिसमें 46 लोगों ने भाग लिया था, यह अम्बेडकर और तेज बहादुर और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अम्बेडकर, तेज बहादुर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। ये गोलमेज सम्मेलन में कौन तीनों बार भाग लेते? तो 1 2 3, यानी कि प्रथम, दूसरे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कब कौन भाग लेते? तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर ने सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद देखते हैं भारत सरकार 1935 के द्वारा कहता है भारत सरकार 1935 के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था लागू किया गया। कहता है भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 में संघात्मक व्यवस्था लागू किया गया। गांधी जी ने 1933 ईस्वी में वर्धा हरिजन यात्रा आरंभ किया था। 1933 ईस्वी में कौन सी यात्रा आरंभ किया था? वर्धा हरिजन यात्रा किया था। गांधी जी हरिजन शब्द का प्रयोग हरिजन पत्रिका में शुरू किया था। हरिजन पत्रिका में भी शुरू किया था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका को क्या कहा था? तो अब कहा था ये जनता की आवाज़ है। उसके बाद भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ और इस तहत में कांग्रेस के 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए, जैसे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश, भारत, संयुक्त प्रांत उस प्रांत को कहा जाता है जिस प्रांत में इस संयुक्त प्रांत जिसमें कि जो है केंद्र और ब्रिटिश का वहाँ पे हुकूमत चलता था, उसे संयुक्त प्रांत भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कांग्रेस मुंबई असम कांग्रेस जो कहाँ जीता था? तो बम्बई असम और कांग्रेस बम्बई असम और पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़ा पार्टी बन गया उभरा था। उसके बाद देख सकते हैं पंजाब में सिंध बंगाल कांग्रेस और बहुमत प्राप्त नहीं किए थे। पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस के बहुमत प्राप्त नहीं हुए थे। उसके बाद बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। बंगाल में किसका सरकार बना था? मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है 28 माह के द्विविभाजन में इस्तीफा दे दिया था और द्विविभाजन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। इसी समय जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसी तरह इसमें जो उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें जो है हरिहर और तिहरपुर में जो है 1938 और 1939 तक सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते। चलिए आगे देखते हैं भारत में 1562 ईस्वी में देसी रियासत थी। भारत में 1562 ईस्वी में क्या थे? देसी रियासत थी। सबसे बड़ी देसी रियासत जो है हैदराबाद थी और छोटी रियासत जो है तिलवाड़ी थी। बटलर समिति भारत सरकार का देसी रियासत से संबंधित था। बटलर समिति भारत सरकार का देसी रियासत से संबंधित था। उसके बाद राजाजी फार्मूला श्री सी गोपालचारी ने किया था। राजाजी फार्मूला किसने किया था शुरू? सी गोपालचारी ने सूत्र और सी आर फार्मूला का राजाजी के रूप में राजाजी के सूत्र के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष आईना। उसके बाद देखते हैं, कहता है आईना और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए सी गोपालचारी ने क्या किया? तो 1944 ईस्वी में एक योजना तैयार किया जिसमें कि राजाजी फार्मूला के रूप में जाना जाता है। यह फार्मूला असफल रहा, लेकिन क्या हुआ? ये असफल रहा। चलिए आगे देखते हैं कुछ यंग इंडिया जो लेखक है किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने लिखा था। उसके बाद गीता का रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता का रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। गीता का रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। उसके बाद नील बंधु किसने लिखा है? दीन बंधु को लिखा है। नील बंधु किसने लिखा है? दीन बंधु। कहता है नील बंधु कौन लिखा है? तो दीन बंधु ने लिखा है। आगे देखते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। आगे चलते हैं, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। उसके बाद आपका इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है?
इंडिया डिवाइडेड लिखा है राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद लिखा है। यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। अनहैप्पी इंडिया किसने? लाला दत्त। गीता का रस किसने लिखा है? आपका ये याद कर लीजिए, गीता का रस किसने याद किया था? गीता का रस लिखा है बाल गंगाधर तिलक। गीता का रस किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। नील बंधु किसने लिखा है? नील बंधु लिखा है आपका दीन बंधु ने। संग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा है? अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड लिखा है आपका राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी। दीन बंधु किसने लिखा है? नील बंधु। उसके बाद सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत का विभाजन किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया। भारत का विभाजन का गुनाहकार कौन लिखा है? तो इसने लिखा है राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। मोहम्मद अली ने लिखा है कारमेट। मोहम्मद अली ने लिखा है कारमेट। उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद ने क्या लिखा है? इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है। डिस्कवरी इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कॉमरेड मोहम्मद अली ने लिखा है। कॉमरेड किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने लिखा है। कॉमरेड किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने लिखा है। कॉमरेड किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने लिखा है। और चित्तरंजन दास ने क्या लिखा है? चित्तरंजन दास ने लिखा है आपका इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। चित्तरंजन दास ने लिखा है इंडिया फॉर डिपेंडेंट। चित्तरंजन दास ने लिखा है इंडिया फॉर डिपेंडेंट। आगे देखते हैं। अब अभ्युदय ने लिखा है मदन मोहन मालवीय ने लिखा है अभ्युदय। कहता है मदन मोहन मालवीय ने क्या लिखा है? अभ्युदय। मदन मोहन मालवीय ने क्या लिखा है? अभ्युदय। उसके बाद गीतांजलि कौन लिखा है? गोरा और रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा और रविन्द्रनाथ टैगोर किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गोरा और गीतांजलि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से याद करना होगा, क्योंकि अगर याद नहीं कीजिएगा किसी तरह से याद करना होगा आपको। कहता है इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। गीता रस किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। पूरा तरह से याद करना, कंठ से याद करना है। देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नील बंधु किसने लिखा है? नील बंधु किसने लिखा है? तो नील बंधु लिखा है आपका नील बंधु लिखा है दीन बंधु ने। नील बंधु किसने लिखा है? दीन बंधु ने लिखा है। नील बंधु किसने लिखा है? दीन बंधु ने लिखा है। आगे देखते हैं। गीता का रस किसने लिखा है? गीता का रस लिखा है आपका किसने लिखा है? गीता का रस लिखा है बाल गंगाधर तिलक। ये याद कर लीजिएगा। गीता का रस किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। दीन बंधु नील बंधु ने लिखा है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया विंग्स किसने लिखा है? इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं। कहता है भारत के विभाजन के गुनाहगार कौन है? राम मनोहर लोहिया है। उसके बाद कॉमरेड के कौन है? मोहम्मद गोरी है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस चित्तरंजन दास ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? चित्तरंजन दास ने लिखा है। उसके बाद अबुद मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। अबुद कौन लिखा है? मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। चलिए दोस्तों कहता है। उसके बाद देखते हैं गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 22 सितंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता को भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता को सहयोग पाने के लिए मुख्य भूमिका कृष्ण माने ने कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों। कहा था यह सहयोग आंदोलन जो है यह भारत की आज़ादी यह भारत की ब्रिटिश जनता का सहयोग पाने के लिए मुख्य भूमिका कृष्ण मान ने कहा था। आगे देखते हैं। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण किसने विकसित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। इंडिया झंडा गीत किसकी रचना है? तो श्यामलाल ने किया था। झंडा गीत की रचना किसने किया था? तो श्यामलाल जी ने किया है। झंडा गीत किसने किया था? श्यामलाल जी ने किए थे। उसके बाद आगे देखते हैं। मोहम्मद इकबाल कहाँ से? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल क्या लिखा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का इनकलाब। उसके बाद राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? झंडा ये गीत जिसे श्यामलाल ने लिखा है। आगे देखते हैं। श्यामलाल ने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 15 अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव जो है आपका
1940 ईस्वी में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में आया था। रामगढ़ अधिवेशन में आया था। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। आगे देखते हैं, रामगढ़ यानी कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। उसके बाद कांग्रेस अंग्रेज के लिए इसको शर्त पर जो है द्विदलीय विश्व में सहयोग करने के लिए तैयार हुआ था। पहले अंतरिम सरकार का गठन हो। उसके बाद भारत का प्रस्ताव जवाब में वायसराय ने लिनियन थागो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत को डोमिनेट स्टेट कहा था। अगस्त प्रस्ताव को जवाब में वायसराय ने भागो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा देने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद 1940 ईस्वी को कांग्रेस के गणतंत्र संग्रह एवं आंदोलन शुरू किया। उसके बाद आगे देखते हैं 1940 ईस्वी में क्या क्या गणतंत्र सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। आगे देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयोग जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का उपदेश था कि अलग अलग शहरों में द्वितीय विश्व युद्ध के विरुद्ध में भाषण देना और गिरफ्तार कर देना। उसके बाद ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद आगे देखते हैं प्रथम व्यक्तिगत अस्थायी सत्याग्रह यानी विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है उसके बाद द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त था। तृतीय सत्याग्रह किसने दिया था? ब्रह्मदत्त ने दिया था। आगे देखते हैं, कथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी एम्बुलेंस कोर का गठन किया गया था। कथा एम्बुलेंस कोर का गठन किया गया था। आगे देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत गांधी जी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने किया था। पवनार आश्रम में शुरू किया था। महाराष्ट्र के वर्धा जिम्स में इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसी मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोई भी भाषण देना या एम्बुलेंस कोर का गठन करना, इस प्रकार का किया गया था। उसके बाद इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसे कहा जाता है, दिल्ली चलो सत्याग्रह इसे भी। उसके बाद अलग पाकिस्तान की मांग सबसे पहले चौधरी रहमत अली अपने पत्रिका में नो नेवर में लिखा था। कहता है पाकिस्तान की मांग सबसे पहले रहमत अली ने अपनी पत्रिका में लिखा था। नो नेवर में क्या था? 1933 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान की कौन क्या था? तो एक पत्रिका था, उसमें अपने पत्रिका में लिखा था नो नेवर। कौन लिखा था? रहमत अली ने। उसके बाद 22 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग की जो है लाहौर अधिवेशन अलग पाकिस्तान के प्रस्ताव का पारित करने लगे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता अली जिन्ना कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया? उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन क्या कहा? डेमोक्रेट स्टेट की दर्जा देने के लिए क्रिप्स मिशन भारत को भेजा गया। उसके बाद 11 मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल क्रिप्स मिशन की स्थापना की थी। स्पॉट वर्ड क्रिप्स के अनुसार जो है युद्ध के बाद भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा का संविधान निर्माण किया जाता है। डोमिनेट स्टेट जो है कॉन्सेप्ट डच का डोर नल कहा जाता है। डोमिनेट स्टेट को कॉन्सेप्ट डच डेड एज और डोर नल कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। गांधी जी इस क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? गांधी जी आउटडेटेड चेक भी कहा था। उसके बाद गांधी जी 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव क्या कर लिया गया? तो वापस ले लिया गया। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 14 जुलाई
14 जुलाई 1942 ईस्वी को अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्षता वार्धा अधिवेशन में हुआ था, जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया, प्राप्त किया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर रैंक अधिवेशन में हुआ था, जिसमें से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में प्रस्ताव प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव प्रारूप किसने तैयार किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अगस्त 1941 ईस्वी को सभी नेता को क्या कर दिया गया? कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर गया, लेकिन बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऑपरेशन जीरो के तहत ऑपरेशन जीरो आवर गिरफ्तार कर लिया गया। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो हावर्स। कहता है गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू पुणे जेल में आगाम पैलेस में रखा गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे आगा पैलेस में रखा गया। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू और अल्मोड़ा जेल में उत्तराखंड में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद और बांकीपुर जेल को पटना तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया। अबुल कलाम आज़ाद को बुखारा जेल में रखा गया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से जेल से फरार हो गए। राम मनोहर लोहिया, प्रवर्धन अरुण, आसाफ अली, नारायण मूर्ति और भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा। उसी तरह से उषा मेहता 14 अगस्त 1942 को सबसे रेडियो प्रशासन कार्य किया। उसके बाद 10 फरवरी 1947 ईस्वी को गांधी जी भी जेल से 21 दिन के उपवास किए। उसी तरह से आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार फिशर थे, आए थे उसे इंटरव्यू लेने के लिए। कौन आए थे? अमेरिकी पत्रकार फिशर नाम का व्यक्ति जो है गांधी जी से क्या लेने आए थे? इंटरव्यू लेने आए थे। उसके बाद 23 मार्च 1942 ईस्वी को 23 मार्च 1943 ईस्वी को गांधी जी मुस्लिम लीग का पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। उसके बाद बाबिल चुट्टू पांडे ने सबसे बड़ी समांतर सरकार का गठन किया। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकार का गठन किया। उसी तरह से आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद के तिलक दिवस मनाया गया। पाकिस्तान कहता है 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद को तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। 1 अगस्त 1942 को क्या मनाया गया? तो तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।